नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर आईएएस में आपका स्वागत है। मैं रॉकी कुमार आपके लिए यूपीएससी फ्यूचर क्वेश्चन जीएस पेपर 1 मॉडर्न हिस्ट्री का एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। प्रश्न है, धन निकासी सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का भी परीक्षण कीजिए। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, आज हम इसका आंसर राइटिंग करेंगे। ये है फ्यूचर में संभावित क्वेश्चन, फ्यूचर में आने वाला है, 1 साल 2 साल 3 साल में जरूर पूछेगा ये क्वेश्चन। तो हम उत्तर कैसे लिखेंगे? 1860 के दशक के बाद प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करके धन निकासी सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसके तहत उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक हितों की सेवा करने वाली औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल गई है। उनके अनुसार ब्रिटिश शासन द्वारा विभिन्न माध्यमों से घरेलू उपयोग उपभोग के लिए उपलब्ध राष्ट्रीय उत्पादों को विदेशों में, विशेषकर यूरोपीय राष्ट्रों में प्रभावित किया जा रहा है। तत्कालिक समय में भारतीय धन का प्रयोग सिविल एवं सैन्य पेशेवरों के लिए वेतन तथा पेंशन के रूप में ब्रिटिश भारत द्वारा विदेश से लिए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान, ब्रिटेन में खरीदी गई वस्तुओं एवं सेवाओं के भुगतान पर किया जाता था। उपरोक्त अवलोकन के आधार पर उन्होंने मीन्स किन्होंने, यानी विचारकों ने, यानी विचारक के रूप में आप नाम ले सकते हैं दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने पत्र लिखकर, अखबार निकालकर या पुस्तकें लिखकर, ठीक है, सरकार की नीतियों का पर्दाफाश किया। आप पढ़ सकते हैं, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया है। प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये सब बुक में पर्दाफाश किया गया है कि कैसे जो है भारत की आर्थिक नीतियां, जो है अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां भारत को अपंग बना रही है। अब देखिए, उपयुक्त अवलोकन के आधार पर उन्होंने तर्क दिया कि भारत में उद्योग भारतीय पूंजी पर आधारित होनी चाहिए, ना कि विदेशी पूंजी पर, क्योंकि इससे धन का निकासी होता है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजों की पकड़ लगातार मजबूत होती है। भारतीय राष्ट्रवादियों के अनुसार अंग्रेजों ने व्यापार का स्वरूप इस प्रकार निर्मित किया था जिससे भारत कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता तथा निर्मित माल के एक बाजार के रूप में विकसित हो गया था। इस प्रक्रिया ने भारत में औद्योगिकीकरण, यानी भारत में औद्योगिकीकरण आया ही नहीं अंग्रेजों के समय में, और जब भारतीय कोई निजी कंपनियां जो है वो उभर कर आती तो अंग्रेजों द्वारा बहुत सारा टैक्स लगा दिया जाता ताकि ये टूट जाए। और औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया तथा आर्थिक विकास की अवनति को बढ़ावा दिया। इन राष्ट्रवादियों का यह भी मत था कि ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में डाक, संचार तथा रेलवे परिवहन का विकास भारत में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि अपने वाणिज्यिक औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए किया गया। इस प्रकार आर्थिक निकासी सिद्धांत का उद्देश्य मुख्य रूप से ब्रिटिश शासन की शोषक प्रकृति को उजागर करना था, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को लगातार क्षीण कर रही थी। देखिए, भारत से कैसे धन जो है विदेशों में जाता था, थोड़ा सा आप माध्यम देख लीजिए, मैं लिख कर अलग से दिखा रहा हूँ आपको। आप देखिए, यूज कर सकते हैं, आप किसी को समझा भी सकते हैं कि कैसे जो है जाता था। देखिए, ब्रिटिश अधिकारियों को वेतन की बचत और पेंशन की राशि, अब जो ब्रिटिश अधिकारी जो हैं, जो नियुक्त होते थे भारत में, वो अपना वेतन और पेंशन जो मिलता था वो खर्च कहाँ करते थे? ब्रिटेन में करते थे। मिलता कहाँ से था? भारत से, यानी भारत में जो किसानों से और जो भारत के लोगों से कर लिया जाता था उससे वेतन मिलता था भारत में, और ये खर्च करते थे इंग्लैंड में। तो इस प्रकार यहाँ से धन का निकासी होता था। सेकेंड, सैन्य व्यय और बाहरी अभियान। क्या होता था कि जैसे कि सैन्य व्यय यानी सैन्य पर, यानी सेना पर खर्च किया जाता था, लेकिन जब सेना पर भारत के लिए खर्च होता था और इसका व्यय जो है भारत से होता था, और यह जो है बाहरी अभियान के लिए लगा दिए जाते थे।
उसी प्रकार ऋण के ऊपर ब्याज का निष्कासन, जो इसमें हमने मेंशन किया है। रेलवे के काउंटर गारंटी के रास्ते, रेलवे को काउंटर गारंटी के रूप में लाया गया कि कोई बाहरी कंपनियां थी, उससे बोला गया कि आप भारत में रेलवे लगाइए और उसके बाद आप यहाँ से कमा कर जाइए। तो इस प्रकार रेलवे के रास्ते भी यहाँ से धन का निष्कासन हुआ। जबकि रेलवे उस समय सक्सेसफुल नहीं थी, रेलवे का निर्माण आवश्यक भी नहीं था, क्योंकि उस समय बहुत सारा अकाल पड़ रहा था, किसान भूखमरी के शिकार बन रहे थे। तो रेलवे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहरों को देना चाहिए था, ताकि कृषि में एक नई ऊर्जा का संचार हो और पैदावार में बढ़ोतरी हो। उसी प्रकार इंग्लैंड से सामान खरीदकर, भारत का पैसा जो है इंग्लैंड से सामान खरीदता था, तो मुनाफा किसको होता था? इंग्लैंड को होता था। तो इस प्रकार भारत से निकासी हो रहा था। अन्य कई माध्यमों से, जैसे व्यापार का लाभांश, अंग्रेज लोग भारत में व्यापार लगाते थे और उसका लाभांश ले जाकर इंग्लैंड ले जाते थे। और यहाँ की सरकार जो थी, जो इंग्लैंड सरकार भारत में जो राज कर रही थी, तो इस लाभांश पर कोई कर नहीं लेती थी। उद्योगों का लाभांश, उद्योग लगाकर भंडारण और खरीद इत्यादि से। एक और है, भारतीयों से ही कर लेकर, यानी भारतीयों से टैक्स लेकर भारत से ही कच्चा माल खरीदकर इंग्लैंड भेजना। अब देखिए वो क्या करते थे कि भारत से तो कर ले लिए, भारत से टैक्स ले लिए और उस टैक्स के पैसे से भारत से ही कच्चा माल खरीद लिए और कच्चा माल खरीदकर इंग्लैंड भेज देते थे। तो उनका तो अपना पैसा लगा ही नहीं और यहीं से कर लिए और वहीं दे दिए। और फिर उसके बाद वहाँ तो औद्योगिक क्रांति हो गई थी, तो वहाँ से उद्योग के माध्यम से जो है मतलब कि निर्माणकरण करके उस उत्पाद बनाकर, नए उत्पाद बनाकर फिर भारत को बाजार के रूप में यूज करते थे और फिर भारत से जो है कमाकर, यानी लाभांश के रूप में फिर इंग्लैंड चले जाते थे। तो इस प्रकार दिन प्रतिदिन भारत का जो है सामान यहाँ से जाता ही रहा, क्योंकि व्यापार होता है तो एक तरफ से सामान आता है तो दूसरी तरफ से कुछ दिया जाता है। यानी वो पैसा दिए, डॉलर दिए तो हमने सामान दिया, हमने सामान दिया तो वो डॉलर दिया। तो इस तरह का व्यापार होता है, ना कि एक तरफ से ही जा रहा है दूसरे तरफ से कुछ ना रहते। इस स्थिति में इसका परिणाम क्या हुआ कि विकास की गति बाधक हो गई। गरीबी समाज और संस्कृति को क्षति पहुंचाए। जब समाज गरीब होगा तो जब लोग गरीब होंगे तो समाज और संस्कृति क्या होगा? बहुत क्षति पहुंचेगी। लोग आपस में झगड़ते रहेंगे, उनकी संस्कृति एक दूसरे को सम्मान नहीं करेंगे, चोरी और हिंसा बढ़ जाएगी। उसी प्रकार अकाल, भूखमरी, बेरोजगारी हिंसा को जन्म दिया। यही आर्थिक नीति ने, ये सब ड्रेनेज सिस्टम नहीं, इसको धन निकासी सिद्धांत कहेंगे और इंग्लिश में ड्रेन ऑफ वेल्थ कहेंगे। अब देखिए भारत दिन प्रतिदिन गरीब होते गया। जब धन का निकासी होते रहेगा एक तरफ से तो गरीब होते गया। उसके बाद क्या परिणाम हुआ? विचारक, ये तो परिणाम बता दिए। विचारक द्वारा अंग्रेजी सत्ता के चरित्र को उजागर किया गया। तो क्या बताया गया कि अंग्रेजी सरकार का साम्राज्यवादी सोच को उजागर करना किए, विचारक किए चरित्र का उजागर। भारत सरकार मीन्स जो अंग्रेजी सत्ता भारत पर रूल कर रही थी, भारत सरकार साधक है और ब्रिटिश इसका साध्य है। इट मीन्स कि भारत सरकार जो है उसका मेन लक्ष्य जो है ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश के लोगों के लिए है, ना कि भारतीय लोगों के लिए, ना कि भारत देश के लिए है। वो भारत में विकास करना नहीं चाहते थे, वो अपने तरीके से वो यूज करना चाहते थे और किए भी, उपयोग बहुत किए और हमें गरीबी की ओर ढकेल दिए। उसी प्रकार अंग्रेज लोग कहते थे कि हम यहाँ पिता तुल्य शासन करना चाहते हैं और हम भारतीय लोगों को सिखा रहे हैं, एक ट्रस्टीशिप है, हम कुछ समय के लिए जो है यहाँ राज्य करेंगे और आपको राज्य सिखाकर कि कैसे राज्य किया जाता है वो बताकर, इस तरह के मतलब कि सिखाया जा रहा था लोगों को, जनता के बीच इस तरह के मैसेज दिया जा रहा था
ताकि वह हमारे राज्य को स्वीकार करे। तो इन्होंने जो विचारक थे, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्ता और आपको महादेव रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने ये सब बात उजागर किए कि नहीं, ये पिता तुल्य सरकार नहीं है, यह ट्रस्टीशिप का दावा जो है एकदम भ्रामक है, ये तो अपने लिए जो है हमें गरीबी की ओर और ढकेल रहे हैं। इस प्रकार सरकार की आर्थिक नीति भारतीयों को और भी ज़्यादा अपंग बना दिया। पहले तो भारत की संस्कृति, भारत की उद्योग, भारत की परंपरा बहुत ही उन्नत थी, लेकिन जब अंग्रेजी सत्ता आई तो उसके बाद जो है भारत धीरे धीरे अपंग यानी गरीब बनते गया, अकाल का शिकार होते गया, बेरोजगार हो गए। यहाँ के हस्तशिल्पों का, चमड़ा उद्योग, शीशा उद्योग, बर्तन उद्योग, लोहा उद्योग, सबका जो है विनाश हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा कृषि पर बल पड़ा और कृषि से भी बहुत कर लिया जा रहा था। और कर जो है जमींदारों के द्वारा लिया जा रहा था, इसलिए क्योंकि जो करदाता समझते थे कि जमींदार हमसे कर ले रहे हैं और जमींदार उस कर को ले जाकर सरकार को देते थे। तो आम जनता को लगता था, जो कृषक थे, लगता था कि जमींदार हमसे कर ले रहे हैं, तो वो जमींदार के खिलाफ विद्रोह करते थे, ना कि सरकार के खिलाफ। तो इस तरह की रणनीतियां अपनाकर भारत को धीरे धीरे अपंग किया गया। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये एडिशनल आपको जानकारी दे दिया गया है और आंसर राइटिंग इसी तरह के करेंगे और ये फ्यूचर में आने का संभावना ज़्यादा है, इसलिए आप इसको फ्यूचर क्वेश्चन में रख सकते हैं। और इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रीवियस क्वेश्चन और फ्यूचर क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। आप तैयारी में लगे रहिए, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।